समाज में जिस चीज की मांग होती है वही बिकती है। बल्दिया के पाकबाज लोग शहर को बुराइयों और बदनामियों से बचाने के लिए वहां के जनाना बाजार को शहर से हटाने की मुहिम चलाते हैं। वो इस मुहिम में कामयाब भी होते हैं और उस बाजार को शहर से 6 मील दूर एक खंडहर में आबाद करने का फैसला करते हैं। अब बाजारी औरतों के वहां घर बनवाने और आबाद होने तक उस खंडहर में ऐसी चहल पहल रहती है कि वह अच्छा खासा गांव बन जाता है। कुछ साल बाद वह गांव कस्बा और कस्बे से शहर में तब्दील हो जाता है। यही शहर आगे जाकर आनंदी के नाम से जाना जाता है। बल्दिया का इजलास जोरों पर था। हाल खचाखच भरा हुआ था और खिलाफे मामूल एक मेंबर भी गैर हाजिर न था। बल्दिया के जेरे बहस मसला ये था कि जनान बाजारी को शहर बदर कर दिया जाए क्योंकि उनका वजूद इंसानियत, शराफत और तहजीब के दामन पर बदनुमा दाग है। बल्दिया के एक भारी भरकम रुकन जो मुल्क व कौम के सच्चे खैर ख्वाह और दर्दमंद समझे जाते थे निहायत फसाहत से तकरीर कर रहे थे। और फिर हजरात आप ये भी ख्याल फरमाए कि उनका क़याम शहर के एक ऐसे हिस्से में है जो न सिर्फ शहर के बीचों बीच आम गुजरगाह है बल्कि शहर का सबसे बड़ा तिजारती मरकज भी है। चुनाचे हर शरीफ आदमी को चारों नाचार इस बाजार से गुजरना पड़ता है। अलावा अजीज शुरफा की पाक दामन बहू बेटियां इस बाजार की तिजारती अहमियत की वजह से यहां आने और खरीद और फरोख्त करने पर मजबूर हैं। साहिबान, ये शरीफ ज़ादियां इन आबरू बाख्ता नीमू रिया बेसवाओं के बनाव सिंगार को देखती हैं तो कुदरती तौर पर उनके दिल में भी आराइश और दिलरुबाई की नई नई उमंगें और वलवले पैदा होते हैं और वो अपने गरीब शौहरों से तरह तरह के गाजों, लेवेंडरों, जर्क बर्क साड़ियों और कीमती जेवरों की फरमाइशें करने लगती हैं। नतीजा ये होता है कि उनका पुरमसरत घर, उनका राहत कदा हमेशा के लिए जहन्नम का नमूना बन जाता है। और साहिबान, फिर आप ये भी तो ख्याल फरमाइए कि हमारे नौ निहालाने कौम जो दरसगाहों में तालीम पा रहे हैं और उनकी आइंदा तरक्कियों से कौम की उम्मीदें वाबस्ता हैं और कयास कहता है कि एक न एक दिन कौम की कश्ती को भंवर से निकालने का सहरा उन्हीं के सर बंधेगा। उन्हें भी सुबह शाम इसी बाजार से होकर आना जाना पड़ता है। ये कहबाएं हर वक्त अभरन 16 सिंगार किए राह रो पर बेहिजाबाना निगाहों मिजा के तीरों सना बरसाती और उसे दावते हुस्न देती हैं। क्या इन्हें देखकर हमारे भोले भाले ना तजुर्बेकार जवानी के नशे में महव सूदो जिया से बेपरवाह नौनिहालाने कौम अपने जज्बात और ख्यालात और अपनी आला सीरत को सेहत के मसमूम असरात से महफूज रख सकते हैं? साहिबान, क्या उनका हुस्न जाहिद फ्रेब हमारे नौनिहालाने कौम को ज्यादा मुस्तकीम से भटका कर उनके दिल में गुनाह की पुरअसरार लज्जतों की तिश्नगी पैदा करके एक बेकली, एक इस्तिराब, एक हैजान बर्पा न कर देता होगा? इस मौके पर एक रुकने बल्दिया जो किसी जमाने में मुदर्रिस रह चुके थे और दादो शुमार से खास शगफ रखते थे बोल उठे, साहिबान, वाज़ेह रहे कि इम्तिहानों में नाकाम रहने वाले तलबा का तनासुब पिछले 5 साल की निस्बत जोधा हो गया है। एक रुकन ने जो चश्मा लगाए थे और हफ्तावार अखबार के मुदीर जाजी थे, तकरीर करते हुए कहा, हजरात, हमारे शहर से रोज ब रोज गैरत, शराफत, मर्दानगी, नेककारी और परहेजगारी उठती जा रही है और इसकी बजाय बेगैरती, नामर्दी, बुजदिली, बदमाशी, चोरी और जालसाजी का दौरा होता जा रहा है। मुनशियात का इस्तेमाल बढ़ गया है। कत्ल और गारतगरी, खुदकशी और दिवालिया निकलने की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इसका सबब महज उन जनाने बाजारी का नापाक वजूद है क्योंकि हमारे भोले भाले शहरी उनकी जुल्फ़े गिरहगीर के असीर होकर होशो खिरत खो बैठते हैं और उनकी बारगाह तक रसाई की ज्यादा से ज्यादा कीमत अदा करने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से ज़र हासिल करते हैं। बाज़ औक़ात वो इस कोशिश में जामाए इंसानियत से बाहर हो जाते हैं और कबीहा फ़अल का इर्तिकाब कर बैठते हैं। नतीजा ये होता है कि वो जाने अजीज़ी से हाथ धो बैठते हैं या जेल खानों में पड़े सड़ते हैं। एक पेंशन याफ्ता ममर रुकन जो एक वसीअ खानदान के सरपरस्त थे और दुनिया का सर्दो गर्म देख चुके थे और अब कश्मकश हयात से थककर बाकी मांदा उम्र सुस्ताने और अपने अहल और याल को अपने साये में पनपता हुआ देखने के मुतमन्नी थे, तकरीर करने उठे। उनकी आवाज लर्जती हुई थी और लहजा फरियाद का अंदाज लिए हुए था। बोले, साहिबान, रात रात भर उन लोगों के तबले की थाप, उनकी गिलेबाजियां, उनके शिशाक की धींगा मुश्ती, गाली गलौच, शोर ओ गुलगू हा 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 हु सुन सुनकर आसपास के रहने वाले शुरफा के कान पक गए हैं। रात की नींद हराम है तो दिन का चैन मफकूद। अलावा अजी उनके कुर्ब से हमारी बहू बेटियों के अखलाक पर जो असर पड़ता है उसका अंदाजा हर साहिब औलाद खुद कर सकता है।
आखिरी फिक्रा कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई और वो इससे ज्यादा कुछ न कह सके। सब अराकीन बल्दिया को उनसे हमदर्दी थी, क्योंकि बदकिस्मती से उनका मकान उस बाजार ए हुस्न के न वस्त में वाक़िअ था। उनके बाद एक रुकने बल्दिया ने, जो पुरानी तहजीब के अलम बरदार थे और आसारे कदीमा को औलाद से ज्यादा अजीज रखते थे, तकरीर करते हुए कहा, हजरात, बाहर से जो सयाह और हमारे अहबाब इस मशहूर और तारीखी शहर को देखने आते हैं, जब वो उस बाजार से गुजरते हैं और इसके मुतअल्लिक इस्तिफसार करते हैं तो यकीन कीजिए कि हम पर घड़ों पानी पड़ जाता है। अब सदर बल्दिया तकरीर करने उठे। गो कद ठिगना और हाथ पांव छोटे छोटे थे मगर सर बड़ा था, जिसकी वजह से बुर्दबार आदमी मालूम होते थे। लहजे में हद दर्जा मतानत थी। बोले, हजरात, मैं इस अम्र में कतई तौर पर आपसे मुत्तफिक हूँ कि इस तबके का वजूद हमारे शहर और हमारे तहजीब व तमद्दुन के लिए बाइसे सदार है, लेकिन मुश्किल ये है कि इसका तदारुक किस तरह किया जाए। अगर उन लोगों को मजबूर किया जाए कि ये अपना जलील पेशा छोड़ दे तो सवाल पैदा होता है कि ये लोग खाएंगे कहाँ से। एक साहिब बोल उठे, ये औरतें शादी क्यों नहीं कर लेती। इस पर एक तवील फरमाइशी कहा पड़ा और हाल की मातमी फिजा में यकबारगी शगुफ्तगी के आसार पैदा हो गए। जब इजलास में खामोशी हुई तो साहिब सद्र बोले, हजरात, ये तजवीज़ बारहा उन लोगों के सामने पेश की जा चुकी है। इसका उनकी तरफ से ये जवाब दिया जाता है कि आसूदा और इज्जतदार लोग खानदानी हुर्मत और नामूस के ख्याल से उन्हें अपने घरों में घुसने न देंगे और मुफलिस और अदना तबके के लोगों को, जो महज उनकी दौलत के लिए उनसे शादी करने पर आमादा होंगे, ये औरतें खुद मुंह नहीं लगाएंगी। इस पर एक साहब बोले, बल्दिया को उनके निजी मुआमलों में पड़ने की जरूरत नहीं। बल्दिया के सामने तो ये मसला है कि ये लोग चाहे जहन्नम में जाएं मगर इस शहर को खाली कर दे। सद्र ने कहा, साहिबान, ये भी आसान काम नहीं है। उनकी तादाद 10-20 नहीं सैकड़ों तक पहुंचती है और फिर उनमें से बहुत सी औरतों के जाती मकानात हैं। ये मसला कोई महीने भर तक बल्दिया के जेरे बहस रहा और बिल आखिर तमाम अराकीन की इत्तेफाक राय से ये अम्र करार पाया कि जनान बाजारी के ममलूका मकानों को खरीद लेना चाहिए और उन्हें रहने के लिए शहर से काफी दूर कोई अलग थलगी इलाका दे देना चाहिए। उन औरतों ने बल्दिया के इस फैसले के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। जने ना फरमानी करके भारी जुर्माने और कैदे भुगती, मगर बल्दिया की मर्जी के आगे उनकी कोई पेश न चल सकी और चारों नाचार सब्र करके रह गईं। इसके बाद एक अरसे तक इन जनान बाजारी के ममलूका मकानों की फहरिस्तें और नक्शे तैयार होते रहे और मकानों के गाहक पैदा किए जाते रहे। बेशतर मकानों को बजरिया नीलाम फरोख्त करने का फैसला किया गया। उन औरतों को 6 महीने तक शहर में अपने पुराने ही मकानों में रहने की इजाजत दे दी गई ताकि इस अरसे में वो नई इलाका में मकान वगैरह बनवा सकें। उन औरतों के लिए जो इलाका मुंतखब किया गया वो शहर से 6 कोस दूर था। 5 कोस तक पक्की सड़क जाती थी और उससे आगे कोस भर का कच्चा रास्ता था। किसी जमाने में वहां कोई बस्ती होगी, मगर अब तो खंडरों के सिवा कुछ न रहा था, जिनमें सांपों और चमगादड़ों के मस्कन थे और दिन दहाड़े उल्लू बोलता था। उसी इलाके के नवाह में कच्चे घरौंदों वाले कई छोटे छोटे गांव थे, मगर किसी का फासिला भी यहाँ से 2-2.5 मील से कम न था। उन गांव के बसने वाले किसान दिन के वक्त खेती बाड़ी करते या यूं ही फिरते फिराते उधर निकल आते, वरना आम तौर पर उस शहर खामोशा में आदमजाद की सूरत नजर न आती थी। बाज़ औकात रोज़े रोशनी में गीदड़ उसी इलाके में फिरते देखे गए थे। 500 से कुछ ऊपर बेसवाओं में से सिर्फ 14 ऐसी थी जो अपने शशाक की वाबस्तगी या खुद अपनी दिल बस्तगी या किसी और वजह से शहर के करीब आजादाना रहने पर मजबूर थी और अपने दौलतमंद चाहने वालों की मुस्तकिल माली सरपरस्ती के भरोसे बादल नाख्वास्ता उसी इलाके में रहने पर आमादा हो गई थी। वरना बाकी औरतों ने सोच रखा था कि वो या तो इसी शहर के होटलों को अपना मस्कन बनाएंगी या बज़ाहिर पारसाई का जामा पहनकर शहर के शरीफ महलों की कोनों खद्दरों में जा छुपेंगी या फिर इस शहर को छोड़कर कहीं और निकल जाएंगी। ये 14 बेसवाएं अच्छी खासी मालदार थीं। उस पर शहर में उनके जो ममलूका मकान थे उनके दाम उन्हें अच्छे वसूल हो गए थे और उसी इलाके में जमीन की कीमत बराए नाम थी, और सबसे बढ़कर ये कि उनके मिलने वाले दिलो जान से उनकी माली इमदाद करने के लिए तैयार थे। चुनाचे उन्होंने उसी इलाके में जी खोलकर बड़े बड़े आलीशान मकान बनवाने की ठानी। एक ऊंची और हमवार जगह जो टूटी फूटी कब्रों से हटकर थी मुंतखब की गई।
जमीन के कुबे साफ करवाए और चाबुक दस्त नक्शा नवीसों से मकान के नक्शे बनवाए गए और चंद ही रोज में तामीर का काम शुरू हो गया। दिन भर ईंट, मिट्टी, चूना, शहतीर, गाड़ा और दूसरा इमारती सामान गाड़ियों, छकड़ों, खच्चरों, गधों और इंसानों पर लद कर इस बस्ती में आता और मुंशी साहब हिसाब किताब की कापियां बगलों में दबाए उन्हें गिनवाते और कापियों में दर्ज करते। मीर साहब में मारों को काम के मुतअल्लिक हिदायत देते। में मार मजदूरों को डांटते डपटते मजदूर इधर उधर दौड़ते फिरते। मजदूरनियों को चिल्ला चिल्ला कर पुकारते और अपने साथ काम करने के लिए बुलाते। गर्ज सारा दिन एक शोर एक हंगामा रहता और सारा दिन आसपास के गांव के देहाती अपने खेतों में और देहातिने अपने घरों में हवा के झोंकों के साथ दूर से आती हुई खटखट की धीमी आवाजें सुनती रहती। इस बस्ती के खंडरों में एक जगह मस्जिद के आसार थे और उसके पास ही एक कुआं था जो बंद पड़ा था। राज मजदूरों ने कुछ तो पानी हासिल करने और बैठकर सुस्ताने की गर्ज से और कुछ सवाब कमाने और अपने नमाजी भाइयों की इबादत गुजारी के ख्याल से सबसे पहले उसकी मरम्मत की, चूंकि ये फायदा बख्श और सवाब का काम था इसलिए किसी ने कुछ एतराज न किया। चुनाचे 2-3 रोज में मस्जिद तैयार हो गई। दिन को 12 बजे जैसे ही खाना खाने की छुट्टी हुई, 200-250 राज मजदूर, मीर मारत, मुंशी और उन बेसवाओं के रिश्तेदार या कारिंदे जो मीर की निगरानी पर मामूर थे, उस मस्जिद के आसपास जमा हो जाते और अच्छा खासा मेला सा लग जाता। एक दिन एक देहाती बुढ़िया जो पास के किसी गांव में रहती थी, उस बस्ती की खबर सुनकर आ गई। उसके साथ एक खुर्द साल लड़का था। दोनों ने मस्जिद के करीब एक दरख्त के नीचे घटिया सिगरेट, बीड़ी, चने और गुड़ की बनी हुई मिठाइयों का ख्वांचा लगा दिया। बुढ़िया को आए अभी 2 दिन भी न गुजरे थे कि एक बूढ़ा किसान कहीं से एक मटका उठा लाया और कुएं के पास ईंटों का एक छोटा सा चबूतरा बना पैसे के 2-2 शक्कर के शरबत के गिलास बेचने लगा। एक कुजड़े को जो खबर हुई वो एक टोकरे में खरबूजे भर कर ले आया और ख्वांचा वाली बुढ़िया के पास बैठकर, ले लो खरबूजे, शहद से मीठे खरबूजे की सदा लगाने लगा। एक शख्स ने क्या किया, घर से सिरी पाए पका, देगची में रख, ख्वांचे में लगा, थोड़ी सी रोटियां, मिट्टी के 2-3 प्याले और टीन का एक गिलास ले आ मौजूद हुआ और इसी बस्ती के कारकुनों को जंगल में घर की हंडिया का मजा चखाने लगा। सुहर और असर के वक्त मीर मारत, मुंशी में मार और दूसरे लोग मजदूरों से कुएं से पानी निकलवा कर वुजू करते नजर आते। एक शख्स मस्जिद में जाकर अजान देता, फिर एक को इमाम बना दिया जाता और दूसरे लोग उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते। किसी गांव में एक मुल्ला के कान में जो ये भनक पड़ी कि फलां मस्जिद में इमाम की जरूरत है, वो दूसरे ही दिन अलग सुबह एक सब्ज जुज़दान में कुरान शरीफ, पंच सूरा, रिहल और मसले मसाइल के चंद छोटे छोटे रिसाले रखा मौजूद हुआ और उस मस्जिद की इमामत बाकायदा तौर पर उसे सौंप दी गई। हर रोज तीसरे पहर गांव का एक कबाबी सर पर अपने सामान का टोकरा उठाया जाता और ख्वांचे वाली बुढ़िया के पास जमीन पर चूल्हा बना कबाब, कलेजी, दिल और गुर्दे सीखों पर चढ़ा बस्ती वालों के हाथ बेचता। एक भटियारी ने जो ये हाल देखा तो अपने मियाँ को साथ लेकर मस्जिद के सामने मैदान में धूप से बचने के लिए फूस का एक छप्पर डालकर तनूर गर्म करने लगी। कभी कभी एक नौजवान देहाती नाई फटी पुरानी कसबत गले में डाले जूती की ठोकरों से रास्ता रोडों को लुढ़काता इधर उधर गश्त करता देखने में आ जाता। उन बेसवाओं के मकानों की तामीर की निगरानी उनके रिश्तेदार या कारिंदे तो करते ही थे। किसी किसी दिन वो दोपहर के खाने से फारिग होकर अपने शिशाक के हमराह खुद भी अपने अपने मकानों को बनता देखने आ जाती और गुरूबे आफताब से पहले यहाँ से न जाती। इस मौके पर फकीरों और फकीरनियों की टोलियां न जाने कहां से आ जाती और जब तक खैरात न ले लेती अपनी सदाओं से बराबर शोर मचाती रहती और उन्हें बात न करने देती। कभी कभी शहर के लफंगे औबाशो बेकार बाश कुछ किया करो कि मिस्दाक शहर से पैदल चलकर बेसवाओं की इस नई बस्ती की सुनगुन लेने आ जाते और अगर उस दिन बेसवाएं भी आई होती तो उनकी द हो जाती। वो उनसे दूर हटकर उनके गिरदा गिर्द चक्कर लगाते रहते, फिक्रे कसते, बेतुके कहे लगाते, अजीब शक्लें बनाते और मजनूनाना हरकतें करते। उस रोज कबाबी की खूब बिक्री होती। उसी इलाके में जहां थोड़े ही दिन पहले हुक्का लम था, अब हर तरफ गहमा-गहमी और चहल पहल नजर आने लगी। शुरू में उसी इलाके की वीरानी में उन बेसवाओं को यहाँ आकर रहने के ख्याल से जो वहशत होती थी,
वो बड़ी हद तक जाती रही थी और अब वो हर मर्तबा खुश खुश अपने मकानों की आराइश और अपने मरगूब रंगों के मुतअल्लिक में मारों को ताकी देकर जाती थी। बस्ती में एक जगह एक टूटा फूटा मजार था जो कराइन से किसी बुजुर्ग का मालूम होता था। जब ये मकान निस्फ से ज्यादा तामीर हो चुके तो एक दिन बस्ती के राज मजदूरों ने क्या देखा कि मजार के पास धुआं उठ रहा है और एक सुर्ख सुर्ख आंखों वाला लंबा तड़ंगा मस्त फकीर लंगोट बांधे 4 अब्रू का सफाया कराए इस मजार के इर्द गिर्द फिर रहा है और कंकर पत्थर उठा उठा कर परे फेंक रहा है। दोपहर को वो फकीर एक घड़ा लेकर कुएं पर आया और पानी भर भर कर मजार पर ले जाने और उसे धोने लगा। एक दफा जो आया तो कुएं पर 2-3 राज मजदूर खड़े थे। वो नीम दीवांगी और नीम फरजांगी के आलम में उनसे कहने लगा, जानते हो वो किसका मजार है? कड़क शाह पीर बादशाह का। मेरे बाप दादा उनके मुजाविर थे। उसके बाद उसने हंस हंस कर और आंखों में आंसू भर भर कर पीर कड़क शाह की कुछ जलाली करामातें भी इन राज मजदूरों से बयान की। शाम को ये फकीर कहीं से मांग तांग कर मिट्टी के 2 दिए और सरसों का तेल ले आया और पीर कड़क शाह की कब्र के सिरहाने और 35 चराग रोशन कर दिए। रात को पिछले पहर कभी कभी उस मजार से अल्लाहू का मस्त नारा सुनाई दे जाता। 6 महीने गुजरने न पाए थे कि ये 14 मकान बनकर तैयार हो गए। ये सब के सब 2 मंजिला और करीब करीब एक ही वजह के थे। 7 एक तरफ और 7 दूसरी तरफ। बीच में चौड़ी चकली सड़क थी। हर एक मकान के नीचे 4-4 दुकानें थीं। मकान की बालाई मंजिल में सड़क के रुख वसीअ बरामदा था। उसके आगे बैठने के लिए कश्ती नुमा शह नशीन बनाई गई थी, जिसके दोनों सिरों पर या तो संगे मरमर के मोर रक्स करते हुए बनाए गए थे या जलपरियों के मुजस्मे तराशे गए थे, जिनका आधा धड़ मछली का और आधा इंसान का था। बरामदे के पीछे जो बड़ा कमरा बैठने के लिए था उसमें संगे मरमर के नाजुक नाजुक सुतून बनाए गए थे। दीवारों पर खुशनुमा पच्ची कारी की गई थी। फर्श सब्ज चमकदार और पत्थरों का बनाया गया था। जब संगे मरमर के सुतूनों के कस इस फर्श पर पड़ते तो ऐसा मालूम होता गोया सफेद सफेद बुर्राक परों वाले राजहंसों ने अपनी लंबी लंबी गर्दनें झील में डुबो दी हैं। बुध का शुभ दिन उस बस्ती में आने के लिए मुकर्रर किया गया। उस रोज उस बस्ती की सब बेसवाओं ने मिलकर बहुत भारी नियाज दिलवाई। बस्ती के खुले मैदान में जमीन को साफ कराकर शामियाने नस्ब कर दिए गए। देगे खड़कने की आवाज और गोश्त और घी की खुशबू 20-20 कोस से फकीरों और कुत्तों को खींच लाई। दोपहर होते होते पीर कड़क शाह के मजार के पास जहां लंगर तकसीम किया जाता था, इस कदर फकीर जमा हो गए कि दके रोज किसी बड़े शहर की जामा मस्जिद के पास भी न हुए होंगे। पीर कड़क शाह के मजार को खूब साफ करवाया और धुलवाया गया और उस पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और उस मस्त फकीर को नया जोड़ा सिलवाकर पहनाया गया, जिसे उसने पहनते ही फाड़ डाला। शाम को शामियाने के नीचे दूध सी उजली चांदनी का फर्श कर दिया गया। गाव तकिए, पानदान, पीकदान, पैचवादानी और गुलाब पास रख लिए गए और राग रंग की महफिल सजाई गई। दूर दूर से बहुत सी बेसवाओं को बुलवाया गया जो उनकी सहेलियां या बिरादरी की थीं। उनके साथ उनके बहुत से मिलने वाले भी आए, जिनके लिए एक अलग शामियाने में कुर्सियों का इंतजाम किया गया और उनके सामने के रुख चिखे डाल दी गईं। बेशुमार गैसों की रोशनी से ये जगह बुक्का ए नूर बनी हुई थी। उन बेसवाओं के तोंदला सियाह फाम साजिंदे जर बफ्त और कम ख्वाब की शेरवानियां पहने, इत्र में बसे हुए फोए कानों में रखे, इधर उधर मूंछों को ताव देते फिरते और जर्क बर्क लिबासों और तितली के पर से बारीक साड़ियों में मलबूस गाजों और खुशबुओं में बसी हुई नाज़नीन अटकेलियों से चलती। रात भर रक्स और सुरूर का हंगामा बरपा रहा और जंगल में मंगल हो गया। 2-3 दिन के बाद जब इस जश्न की थकावट उतर गई तो ये बेसवाएं साजो सामान की फराहमी और मकानों की आराइश में मसरूफ हो गईं। झाड़, फानूस, ज़ुरूफ़े बिल्लौरी, कदे आदमाइने, निवाड़ पुलंग, तस्वीरें और किताबें सुनहरी चौखटों में जुड़े हुए लाए गए और करीने से कमरों में लगाए गए और कोई 8 रोज में जाकर ये मकान कील कांटे से लैस हुए। ये औरतें दिन का बेशतर हिस्सा तो उस्तादों से रक्स व सरोद की तालीम लेने, गजलें याद करने, धुनें बिठाने, सबक पढ़ने, तख्ती लिखने, सीने पिरोने, कहरने, ग्रामोफोन सुनने, उस्तादों से ताश और कैरम खेलने, जिला जुगत नोक झोंक से जी बहलाने या सोने में गुजारती और तीसरे पहर गुस्ल खानों में नहाने जाएं, जहां उनके मुलाजिमों ने दस्ती पंपों से पानी निकाल निकाल कर टब भर रखे होते। इसके बाद वो बनाव सिंगार में मसरूफ हो जाती।
जैसे ही रात का अंधेरा फैलता, ये मकान गैसों की रोशनी से जगमगा उठते जो जा बजा संगे मरमर के आधे खिले हुए कंवलों में निहायत सफाई से छुपाए गए थे, और उन मकानों की खिड़कियों और दरवाजों के किवाड़ों के शीशे जो फूल पत्तियों की वजह के काट कर जड़े गए थे, उनकी कौसे कुजा के रंगों की सी रोशनियां दूर से झिलमिल झिलमिल करती हुई निहायत भली मालूम होती। ये बेसवाएं बनाव सिंगार किए बरामदों में टहलती, आसपास वालियों से बातें करती, हंसते खिलखिलाती। जब खड़े खड़े थक जाती तो अंदर कमरे में चांदनी के फर्श पर गाव तकियों से लगकर बैठ जाती। उनके साजिंदे साज मिलाते रहते और ये छालियां कतरती रहती। जब रात जरा भीग जाती तो उनके मिलने वाले टोकरों में शराब की बोतलें और फल फलारी लिए अपने दोस्तों के साथ मोटरों या तांगों में बैठकर आते। इस बस्ती में जिनके कदम रखते ही एक खास गहमा गहमी और चहल पहल होने लगती। नगमाओं सरोद, सास के सुर, रक्स करती हुई नाज़नीनों के घुंघरुओं की आवाज कुलकुले मीना में मिलकर एक अजीब सुरूर की सी कैफियत पैदा कर देती। शओ मस्ती के इन हंगामों में मालूम भी न होता और रात बीत जाती। इन बेसवाओं को इस बस्ती में आए हुए चंद रोज ही हुए थे कि दुकानों के किरायादार पैदा हो गए, जिनका किराया इस बस्ती को आबाद करने के ख्याल से बहुत ही कम रखा गया था। सबसे पहले जो दुकानदार आया वो वही बुढ़िया थी जिसने सबसे पहले मस्जिद के सामने दरख्त के नीचे ख्वांचा लगाया था। दुकान को पुर करने के लिए बुढ़िया और उसका लड़का सिगरेटों के बहुत से डिब्बे उठा लाए और उसे मिंबर के ताकों में सजाकर रख दिया गया। बोतलों में रंगदार पानी भर दिया गया ताकि मालूम हो कि शरबत की बोतलें हैं। बुढ़िया ने अपने बिसात के मुताबिक कागजी फूलों और सिगरेट की डिब्बियों से बनाई हुई बेलों से दुकान की कुछ आराइश भी की। बादशाह एक्टरों और एक्ट्रेसों की तस्वीरें भी पुराने रिसालों से निकालकर लेई से दीवारों पर चिपका दी। दुकान का असल माल 2-3 किस्म के सिगरेट के 3-3, 4-4 पैकेटों, बीड़ी के 8-10 बंडलों या दिया सलाई की निस्फ दर्जन डिब्बियों, पानी की ढोली, पीने के तंबाकू की 3-4 टिकियों और मोमबत्ती के निस्फ बंडल से ज्यादा न था। दूसरी दुकान में एक बनिया, तीसरी में हलवाई और शीर फरोश, चौथी में कसाई, पांचवी में कबाबी और छठी में एक कुन्हा आबसे। कुन्हा आसपास के देहात से सस्ते दामों में 4-5 किस्म की सब्जियां ले आता और यहाँ खासे मुनाफे पर बेच देता। एक आध टोकरा फलों का भी रख लेता, चून की दुकान खासी खुली थी। एक फूल वाला उसका साझी बन गया। वो दिन भर फूलों के हार, गजरे और तरह तरह के गहने बनाता रहता और शाम को उन्हें चंगीर में डालकर एक एक मकान पर ले जाता और न सिर्फ फूल ही बेच आता बल्कि हर जगह एक एक 2-2 घड़ी बैठ साजिंदों से गपशप भी हाँक लेता और हुक्के के दम भी लगा आता। जिस दिन तमाशबीनों की कोई टोली उसकी मौजूदगी में ही कोठे पर चढ़ आती और गाना बजाना शुरू हो जाता तो वो साजिंदों के नाक भान चढ़ाने के बावजूद घंटों उठने का नाम न लेता। मजे मजे से गाने पर सर धुनता और बेवकूफों की तरह एक एक की सूरत तकता रहता। जिस दिन रात ज्यादा गुजर जाती और कोई हार बज जाता तो उसे अपने गले में डाल लेता और बस्ती के बाहर गला फाड़ फाड़ कर गाता फिरता। एक दिन एक बेसवा का बाप और भाई जो दर्जियों का काम जानते थे, सीने की एक मशीन रख कर बैठ गए। होते होते एक हज्जाम भी आ गया और अपने साथ एक रंगरेज को भी लेता आया। उसकी दुकान के बाहर अलगनी पर लटकते हुए तरह तरह के रंगों के दुपट्टे हवा में लहराते हुए आंखों को भले मालूम होने लगे। चंद ही रोज गुजरे थे कि एक चुटपुंजे बिसाती ने, जिसकी दुकान शहर में चलती न थी बल्कि उसे दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो जाता था, शहर को खैर बात द कहकर उस बस्ती का रुख किया। यहाँ पर उसे हाथों हाथ लिया गया और उसके तरह तरह के लेवेंडर, किस्म किस्म के पाउडर, साबुन, कंघियां, बटन, सुई, धागा, लेस, फीते, खुशबूदार तेल, रुमाल, मंजन वगैरह की खूब बिक्री होने लगी। इस बस्ती के रहने वालों की सरपरस्ती और उनके मुरब्बियाना सुलूक की वजह से इसी तरह दूसरे तीसरे रोज कोई न कोई टुटपुंजिया दुकानदार, कोई बज़ाज, कोई पंसारी, कोई नेचा बंद, कोई नान बाई मंदे की वजह से या शहर के बढ़ते हुए किराए से घबराकर उस बस्ती में आ पनाह लेता। एक बड़े मियाँ था जो हिकमत में भी किसी कदर दखल रखते थे। उनका जी शहर की गुंजान आबादी और हकीमों और दवाखानों की इफरात से जो घबराया तो वो अपने शागिर्दों को साथ लेकर शहर से उठाए और इस बस्ती में एक दुकान किराए पर ले ली। सारा दिन बड़े मियाँ और उनके शागिर्द दवाओं के डिब्बों, शरबत की बोतलों और मुरब्बे, चटनी, अचार के बुबयामों को अलमारियों और ताकों में अपने अपने ठिकाने पर रखते रहे। एक ताक में तिब्ब-ए-अकबर, कराबादीन कादरी और दूसरी तिब्बी किताबें जमा कर रख दी।
किवाड़ों की अंदरूनी जानिब और दीवारों के साथ जो जगह खाली बची वहां उन्होंने अपने खास और खास मुजर्रबात के इश्तिहारात स्याह रोशनाई से जली लिखकर और दफ्तियों पर चिपका कर आवेजा कर दिए। हर रोज सुबह को बेसवाओं के मुलाजिम गिलास ले लेकर आ मौजूद होते और शरबत ए बुजुरी, शरबत ए बनफशा, शरबत ए अनार और ऐसे ही और नज़ाहत बख्श रूह अफजा शरबत और रक खमीरा गाँव जबान और तकवीयत पहुंचाने वाले मुरब्बे माँ वर्खाए नुकरा ले जाते। जो दुकानें बच रहीं उनमें बेसवाओं के भाई बंदों और साजिंदों ने अपनी चारपाइयां डाल दी। दिन भर ये लोग उन दुकानों में ताश, चौसा और शतरंज खेलते, बदन पर तेल मलवाते, सब्जी घूटते, बटेरों की पालियां कराते, तीतरों से सुभान तेरी कुदरत की रट लगवाते और घड़ा बजा बजा कर गाते। एक बेसवा के साजिंदे ने एक दुकान खाली देखकर अपने भाई को, जो साज बनाना जानता था, उसमें ला बिठाया। दुकान की दीवारों के साथ साथ कीले ठोंक कर टूटी फूटी मरम्मत तलब सारंगियां, सितार, तंबूरे, दिलरुबा वगैरह टांग दिए गए। ये शख्स सितार बजाने में भी कमाल रखता था। शाम वो अपनी दुकान में सितार बजाता, जिसकी मीठी आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार अपनी दुकानों से उठ उठ कर आ जाते और देर तक बुत बने सितार सुनते रहते। इस सितार नवाज का एक शागिर्द था जो रेलवे के दफ्तर में क्लर्क था। उसे सितार सीखने का बहुत शौक था। जैसे ही दफ्तर से छुट्टी हुई, सीधा साइकिल उड़ाता हुआ उस बस्ती का रुख करता और घंटा डेढ़ घंटा दुकान ही में बैठकर मश्क किया करता। गर्ज उस सितार नवाज के दम से बस्ती में खासी रौनक रहने लगी। मस्जिद के मुल्लाजी, जब तक तो ये बस्ती जेरे तामीर रही, रात को देहात अपने घर चले जाते रहे। मगर अब जबकि उन्हें दोनों वक्त मुरग्गन खाना बइफरात पहुंचने लगा तो वो रात को भी यहीं रहने लगे। रफ्ता रफ्ता बेसवाओं के घरों से बच्चे भी मस्जिद में पढ़ने आने लगे, जिससे मुल्ला जी को रुपए पैसे की आमदनी भी होने लगी। एक शहर शहर घूमने वाली घटिया दर्जा की थिएटरिकल कंपनी को जब जमीन के चढ़ते हुए किराए और अपनी बेमाइगी के बाइस शहर में कहीं जगह न मिली तो उसने इस बस्ती का रुख किया और उन बेसवाओं के मकानों से कुछ फासले पर मैदान में तंबू खड़े करके डेरे डाल दिए। उसके एक्टरी के फन से महज ना बलद थे। उनके ड्रेस फटे पुराने थे जिनके बहुत से सितारे झड़ चुके थे और ये लोग तमाशा भी बहुत दकियानुसी दिखाते थे, मगर इसके बावजूद ये कंपनी चल निकली। इसकी वजह ये थी कि टिकट के दाम बहुत कम थे। शहर के मजदूर, पेशा लोग, कारखानों में काम करने वाले और गरीब गुरबा जो दिन भर की कड़ी मेहनत मशक्कत की कसर शोर गुल खर मस्तियों और अदना अयाशियों से निकालना चाहते थे, 5-5 6-6 की टोलियां बनाकर गले में फूलों के हार डाले, हंसते बोलते बांसुरी और अलगूजे बजाते, राह चलतों पर आवाजें कसते, गाली गलोच बकते, शहर से पैदल चलकर थिएटर देखने आते और लगे हाथों बाजारे हुस्न की सैर भी कर जाते। जब तक नाटक शुरू न होता थिएटर का एक मस्खरा तंबू के बाहर एक स्टूल पर खड़ा कभी कोल्हू हिलाता, कभी मुंह फुलाता, कभी आंखें मटकाता, जी भया सोज हरकतें करता, जिन्हें देखकर ये लोग जोर जोर से कहे लगाते और गालियों की सूरत दाद देते। रफ्ता रफ्ता दूसरे लोग भी इस बस्ती में आने शुरू हुए। चुनाचे शहर के बड़े बड़े चौकों में तांगे वाले सदाएं लगाने लगे, आओ कोई नई बस्ती को। शहर से 5 कोस तक जो पक्की सड़क जाती थी, उस पर पहुंचकर तांगे वाले सवारियों से इनाम हासिल करने के लालच में या उनकी फरमाइश पर तांगों की दौड़ें कराते, मुंह से हॉर्न बजाते और जब कोई तांगा आगे निकल जाता तो उसकी सवारियां नारों से आसमान सर पर उठा लेती। इस दौड़ में गरीब घोड़ों का बुरा हाल हो जाता और उनके गले में पड़े हुए फूलों के हारों से बजाय खुशबू के पसीने की बदबू आने लगती। रिक्शा वाले तांगे वालों से क्यों पीछे रहते, वो उनसे कम दाम पर सवारियां बिठा तरारे भरते और घुंघरू बजाते उस बस्ती को जाने लगे। अलावा अजी हर हफ्ते की शाम को स्कूलों और कॉलेजों के तलबा एक एक साइकिल पर दो लदे झुक दर झुक इस पुर असरार बाजार की सैर देखने आते, जिससे उनके ख्याल के मुताबिक उनके बड़ों ने ख्वाह मख्वाह महरूम कर दिया था। रफ्ता रफ्ता उस बस्ती की शोहरत चारों तरफ फैलने और मकानों और दुकानों की मांग होने लगी। वो बेसवाएं जो पहले इस बस्ती में आने पर तैयार न होती थीं, अब उसकी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की देखकर अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस करने लगी। कई औरतों ने तो झट जमीनें खरीद उन बेसवाओं के साथ उसी वजह के मकान बनवाने शुरू कर दिए। अलावा अजी शहर के बाद महाजनों ने भी इस बस्ती के आसपास सस्ते दामों जमीनें खरीद कर किराए पर उठाने के लिए छोटे छोटे कई मकान बनवा डाले। नतीजा ये हुआ कि वो फाहिशा औरतें
जो होटलों और शरीफ महलों में रूपोश थीं, मोरो मलक की तरह अपने निहा खानों से बाहर निकल आईं और उन मकानों में आबाद हो गईं। बाज़ छोटे छोटे मकानों में उस बस्ती के वो दुकानदार आ बसे जो यालदार थे और रात को दुकानों में सो न सकते थे। इस बस्ती में आबादी तो खासी हो गई थी, मगर अभी तक बिजली की रोशनी का इंतजाम नहीं हुआ था। चुनाचे उन बेसवाओं और बस्ती के तमाम रहने वालों की तरफ से सरकार के पास बिजली के लिए दरख्वास्त भेजी गई, जो थोड़े दिनों बाद मंजूर कर ली गई। इसके साथ ही एक डाकखाना भी खोल दिया गया। एक बड़े मियाँ डाकखाने के बाहर एक संदूक कच्चे में लिफाफे, कार्ड और कलम दवात रख बस्ती के लोगों के खत पत्र लिखने लगे। एक दफा बस्ती में शराबियों की 2 टोलियों का फसाद हो गया, जिसमें सोडा वाटर की बोतलों, चाकुओं और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया और कई लोग सख्त मजरूह हुए। इस पर सरकार को ख्याल आया कि इस बस्ती में एक थाना भी खोल देना चाहिए। थिएटरिकल कंपनी 2 महीने तक रही और अपनी बिसात के मुताबिक खासा कमा ले गई। इस शहर के एक सिनेमा मालिक ने सोचा, क्यों न इस बस्ती में भी एक सिनेमा खोल दिया जाए। ये ख्याल आने की देर थी कि उसने झट एक मौके की जगह चुनकर खरीद ली और जल्द जल्द तामीर का काम शुरू करा दिया। चंद ही महीनों में सिनेमा हॉल तैयार हो गया। उसके अंदर एक छोटा सा बागीचा भी लगवाया गया ताकि तमाशाई अगर बाइस्कोप शुरू होने से पहले आ जाएं तो आराम से बागीचे में बैठ सकें। उनके साथ लोग यूं ही सुस्ताने या सैर देखने की गर्ज से आकर बैठने लगे। ये बागीचा खासी सैरगाह बन गया। रफ्ता रफ्ता सिक्के कटोरा बजाते उस बागीचे में आने और प्यासों की प्यास बुझाने लगे। सर की तेल मालिश वाले निहायत घटिया किस्म के तेज खुशबू वाले तेल की शीशियां वास्कट की जेबों में ठूंसे, कांधे पर मैला कुचैला तौलिया डाले, दिल पसंद दिल बहार मालिश की सदा लगाते दर्द सर के मरीजों को अपनी खिदमत पेश करने लगे। सिनेमा के मालिक ने सिनेमा हॉल की बैरूनी जानिब 2 एक मकान और कई दुकानें भी बनवाईं। मकान में तो होटल खुल गया, जिसमें रात को कयाम करने के लिए कमरे भी मिल सकते थे और दुकानों में एक सोडा वाटर की फैक्ट्री वाला, एक फोटोग्राफर, एक साइकिल की मरम्मत वाला, एक लॉन्ड्री वाला, 2 पनवाड़ी, एक बूट शॉप वाला और एक डॉक्टर माँ अपने दवाखाना के आ रहे। होते होते पास ही एक दुकान में कुलाला खाना खुलने की इजाजत मिल गई। फोटोग्राफर की दुकान के बाहर एक कोने में एक घड़ी साज ने डेरा जमाया और हर वक्त मुहद्दिब शीशा आंखों पर चढ़ाए घड़ियों के कलपुर्जों में गलताओं पेचा रहने लगा। इसके कुछ ही दिन बाद बस्ती में नल, रोशनी और सफाई के बाकायदा इंतजाम की तरफ तवज्जो की जाने लगी। सरकारी कारिंदे सुर्ख झंडियां, जरीबें और ऊंच नीच देखने वाले आले लेकर आ पहुंचे और नाप नाप कर सड़कों और गली कूचों की दाग बेल डालने लगे और बस्ती की कच्ची सड़कों पर सड़क कूटने वाला इंजन चलने लगा। इस वाकये को 20 बरस गुजर चले हैं। ये बस्ती अब एक भरा पूरा शहर बन गई है, जिसका अपना रेलवे स्टेशन भी है और टाउन हॉल भी, कचहरी भी और जेलखाना भी। आबादी 2.5 लाख के लगभग है। शहर में एक कॉलेज, 2 हाई स्कूल, एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए और 8 प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से मुफ्त तालीम दी जाती है। 6 सिनेमा हैं और 4 बैंक, जिनमें से 2 दुनिया के बड़े बड़े बैंकों की शाखें हैं। शहर से 2 रोजाना, 3 हफ्तावार और 10 माहाना रसाइल और जराइद शाये होते हैं। इनमें 4 अदबी, 2 अखलाकी और मुआशरती और